वर्षा, स्वागत है आपका इस चैनल पे। आज हम बात करेंगे मुथूट फाइनेंस के बिजनेस मॉडल के बारे में। हम उसका बिजनेस मॉडल देखेंगे, वो पैसे कैसे कमाते हैं, हम कोरोना में क्या अफेक्ट हुआ वो भी देखेंगे और उसके वैल्यूएशंस की भी बात करेंगे। लेकिन इन सब की बात करने से पहले हम ये देख लेते हैं कि ये बिजनेस मॉडल क्या है, गोल्ड फाइनेंसिंग कंपनी का बिजनेस मॉडल क्या होता है। और उसके वजह से ना आपको मुथूट का बिजनेस मॉडल समझेगा, मनप्पुरम का बिजनेस मॉडल समझेगा और सारे गोल्ड फाइनेंसिंग कंपनीज का बिजनेस मॉडल समझेगा। ठीक है, तो ये जो मुथूट है या मनप्पुरम है, ये जो गोल्ड फाइनेंसिंग कंपनीज हैं, इनको हम NBFCs भी बोलते हैं। ठीक है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज। अब जो गोल्ड फाइनेंसिंग कंपनी, इनका बिजनेस मॉडल कैसा होता है ना कि मान लो आप मुथूट के पास गए अपनी ज्वेलरी लेके, 1 लाख रुपए की आपकी ज्वेलरी है, वो ज्वेलरी आपने मुथूट को दी और उसके बदले आपने उससे लोन लिया, तो वो जो ज्वेलरी है वो मुथूट के पास एज अ सिक्योरिटी रहेगी। ठीक है, तो मुथूट आपको उसके बदले 1 लाख का लोन देगा क्या? नहीं, मुथूट आपको 75,000, मैक्सिमम 75,000 तक का लोन देगा। क्यों? क्योंकि RBI ने इस पे कैपिंग लाई है। RBI कहता है कि आप मैक्सिमम 75% तक का ही गोल्ड लोन दे सकते हो। ठीक है, सो अब ऐसा क्यों? क्योंकि 2013 से पहले ना जब एज इस पे कैपिंग नहीं था, तो बहुत सारी कंपनियां क्या कर रही थी, 1 लाख के बदले 90,000 का लोन या ऑलमोस्ट 1 लाख के बदले 1 लाख का लोन दे रही थी। तो ऐसे केस में क्योंकि गोल्ड बढ़ रहा था, तो उनको लग रहा था कि गोल्ड बढ़ रहा है तो काफ़ी अच्छी चीज़ होगी और हमें नुकसान हो ही नहीं सकता, इसलिए वो लोग बहुत ज़्यादा लोन दे रहे थे। मतलब 1 लाख के बदले 90,000 का लोन दे रहे थे। तो इसको हम बोलते हैं LTV। जैसे अभी करंटली LTV चल रहा है 75%, जैसे मैंने आपको कहा, लेकिन 2013 से पहले LTV 90% था, 95% था। तो ऐसे केस में क्या हो रहा था ना कि 2013 के आसपास ना गोल्ड ने एकदम क्रैश दिखाया। तो इस केस में ये जो NBFCs थे ना, इनको काफ़ी लॉस हुआ। क्यों? क्योंकि जो बोरोवर्स थे उन्होंने तो अपना लोन चुकाया ही नहीं। वो ये सोच रहे थे कि भाई अगर मैंने 1 लाख का लोन लिया है या फॉर दैट मैटर 95,000 का लोन लिया है और बदले में मैंने 1 लाख तक की ज्वेलरी दी है, अब तो उस ज्वेलरी की प्राइस है 80,000, तो मैं लोन क्यों चुकाऊं? क्योंकि उसके बदले जो मुझे मेरी ज्वेलरी वापस मिलेगी उसकी तो वैल्यू है ही नहीं, उसकी तो वैल्यू बहुत कम हो गई है। तो ऐसे केस में लोगों ने डिफॉल्ट करना शुरू किया क्योंकि गोल्ड प्राइसेस कम हो गए और उसकी वजह से उनकी जो सिक्योरिटी थी उसकी प्राइस भी कम हो गई। तो इस केस में ना लोगों को ये फायदा लगा कि हम लोन ही नहीं चुकाते हैं। तो इन NBFCs कंपनी को काफ़ी नुकसान हुआ था उस टाइम पे, तो इसलिए RBI ने ये कैपिंग लाई है। तो आज कैपिंग है 75%। तो अगर आप 1 लाख का लोन, अगर 1 लाख की आपकी गोल्ड की वैल्यू है तो आपको 75,000 तक का लोन मिलेगा। ठीक है, अब अगर ये आपको पैसे देते हैं तो ये कहीं से तो बोरो करते होंगे, तो जो CPs कमर्शियल पेपर्स होते हैं, बॉन्ड्स इशू करते हैं ये लोग, बैंक से पैसा लेते हैं। तो ऐसे बहुत सारे इनके सोर्सेस हैं जहाँ से ये लोग पैसा लेते हैं और ये आपको पैसा देते हैं। अब ये कंपनीज जो है, अगर मैं मुथूट की बात करूँ तो ये इतनी प्रॉफिटेबल कैसे है, क्या है इनके प्रॉफिट का राज? तो पहली चीज़ है कि काफ़ी अच्छे इंटरेस्ट रेट। तो अगर आप मुथूट के अभी इंटरेस्ट रेट देखोगे तो 12 से 26% के आसपास उनके इंटरेस्ट रेट्स है। ये कस्टमर टू कस्टमर वेरी करते हैं, लेकिन ये लोग जैसे ये लोग बैंक से या CP से यहाँ से जब वो पैसा लेते हैं तो ऑलमोस्ट 8-9% तक का इनका कॉस्ट ऑफ फंडिंग होता है, जो हम आगे देखेंगे। सो 8-9% पे ये लोग लोन लेते हैं और आपको 15-16-20% के आसपास के इंटरेस्ट रेट पे आपको लोन देते हैं। तो देखिए कितना अच्छा ये लोग इंटरेस्ट रेट यहाँ पर चार्ज कर रहे हैं और कितना अच्छा इनको नेट इंटरेस्ट मार्जिन इनको मिल रहा है। तो पहली ये चीज़ कि इनको अच्छा खासा इंटरेस्ट रेट मिल रहा है। सेकेंड चीज़ ये कि मान लो आपने गोल्ड रख के इनसे पैसा लिया, ठीक है, तो 75% तक आपका LTV है, लोन टू वैल्यू, मतलब 1 लाख के गोल्ड पे आपको 75,000 मिलेगा। सो अब अगर जब गोल्ड प्राइस बढ़ते हैं ना, तो मान लो जो 1 लाख का जो गोल्ड था अब उसकी वैल्यू है 1,20,000। तो पहले इनको 25% का स्प्रेड था, अब इनका स्प्रेड ज़्यादा हो गया। सो ऐसे केस में जो इनके पास गोल्ड था, गोल्ड तो उतना ही है, ठीक है, तो पहले इनके पास जो 1 लाख का गोल्ड था अब उसकी वैल्यू 1,20,000 हो गई है। सो ऐसे केस में इनके पास स्प्रेड कितना ज़्यादा हो गया। तो यहाँ पे डिफॉल्ट, अगर सपोज मान लो डिफॉल्ट होता है तो इनके पास स्प्रेड बहुत ज़्यादा हो जाता है, पहली एक चीज़। और सेकेंड चीज़ ये, तो पहले जो उसके पास गोल्ड था वो 1 लाख का था, तो अब उस गोल्ड की वैल्यू 1,20,000 हो गई है। तो अब LTV अगर मैं 75% ही पकड़ूं
75,000 का लोन मिलता था, अब उसी गोल्ड पे क्योंकि उस गोल्ड की वैल्यू 1,20,000 हो गई है, तो 1,20,000 का अगर मैं 75% निकालूं तो वो 90,000 होता है। तो पहले मुथूट को 75,000 पे इंटरेस्ट मिलता था, अब गोल्ड प्राइस बढ़ने की वजह से उसको 90,000 पे इंटरेस्ट मिल रहा है, तो यहाँ पे इसका रेवेन्यू बढ़ गया। तो बढ़ते हुए गोल्ड प्राइस पे, बढ़ते हुए गोल्ड मार्केट में मुथूट को अच्छा खासा रेवेन्यू मिलता है, ठीक है। लेकिन इसका एक डाउन साइड भी है। जैसे मुथूट ने ये देखा है कि भले ही गोल्ड प्राइस बढ़ी हो, टेक्निकली गोल्ड प्राइस बढ़ी है तो गोल्ड की जो गोल्ड फाइनेंस है उसकी डिमांड भी बढ़नी चाहिए, लेकिन एक्चुअल में ऐसा हुआ नहीं है। मुथूट ने ये एक्सपीरियंस किया है क्योंकि गोल्ड प्राइस बढ़ रहा है, उसके कंपैरिजन में गोल्ड की क्वांटिटी नहीं बढ़ रही है। मतलब उनके पास क्या आता है, सिक्योरिटी के तौर पे उनके पास गोल्ड आता है जिसको हम टनेज में वैल्यू करते हैं, तो गोल्ड का टनेज बढ़ नहीं रहा है और एलटीवी भी डिक्लाइन हो रहा है। देखो एलटीवी क्यों डिक्लाइन हो रही है, गोल्ड की वैल्यू बढ़ के 1,20,000 हो गई है, तो टेक्निकली मैंने 75% मतलब 90,000 का लोन लेना चाहिए, लेकिन कस्टमर ले नहीं रहे हैं क्योंकि उनकी डिमांड इतनी नहीं बढ़ रही है। तो अभी करंटली मुथूट का एलटीवी 60% ही है क्योंकि लोगों की डिमांड उतनी नहीं बढ़ रही है। तो बढ़ते हुए गोल्ड प्राइस पे 1,20,000 की अगर वैल्यू है तो 90,000 तक का लोन लोगों ने लेना चाहिए, लेकिन लोग ले नहीं रहे हैं। इस केस में एलटीवी कम हो रही है, पहली चीज तो ये क्योंकि डिमांड नहीं बढ़ रही है। सेकेंड चीज, क्योंकि अब उस गोल्ड की वैल्यू बढ़ गई है ना, तो कम क्वांटिटी गोल्ड में भी मुझे ज्यादा पैसा मिल रहा है। तो इस केस में जो मुथूट के पास जो गोल्ड की क्वांटिटी आ रही है ना वो भी कम हो गई है, तो एलटीवी और गोल्ड की क्वांटिटी कम हो रही है बढ़ते हुए गोल्ड प्राइस में। कोरोना का भी हम इसमें नहीं लेते हैं, कोरोना की बात ही अलग हो गई, लेकिन अगर नॉर्मली गोल्ड प्राइस जब भी बढ़ता है तो गोल्ड की जो क्वांटिटी है और एलटीवी देखा गया है मुथूट के और मनप्पुरम के केस में कि वो डिक्लाइन हो रही है। और गिरते हुए गोल्ड मार्केट में ये कैसे बचेंगे, देखो पहली चीज तो इनका एलटीवी 75% है, तो 1 लाख के गोल्ड पे ये लोग कितना देते हैं पैसा लोन, 75,000, तो यहाँ पे 25% का इनके पास मार्जिन है। सेकेंड चीज ये कि मुथूट के केस में जैसे मैंने कहा देखा गया कि इनका एलटीवी 60% ही रहा है, मतलब 1 लाख के गोल्ड पे ना लोग सिर्फ 60,000 ही पैसा उधार लेते हैं या लोन लेते हैं। तो ऐसे केस में इनका मार्जिन और बढ़ गया, ठीक है। फिर 40% के आसपास, 35-40% के आसपास इनका मार्जिन हो गया, ठीक है। फिर गोल्ड को ना इमोशनल वैल्यू भी होती है कि भाई ऐसा बोला जाता है कि घर की लक्ष्मी के जो गहने हैं वो बाहर नीलाम नहीं होने चाहिए। तो ऐसे केस में गोल्ड लोन में डिफॉल्ट रेट्स बहुत कम होते हैं, ठीक है। अगर मान लो कि डिफॉल्ट होता भी है, अगर गोल्ड की प्राइस कम हुई है और डिफॉल्ट होता भी है, तो ऐसे केस में क्योंकि इनके मार्जिन बहुत अच्छे हैं, मतलब जो स्प्रेड है, ठीक है, मार्जिन मतलब स्प्रेड की जो मैं बात कर रही हूँ, क्योंकि 60% तक ही ये लोन देते हैं, 70% तक ही ये लोन देते हैं, तो इनके पास जो 30-40% का स्प्रेड है ना, उसमें ये लोग वो गोल्ड बेच के प्रिंसिपल और इंटरेस्ट दोनों रिकवर कर सकते हैं। तो ऐसे केस में गिरते हुए मार्केट में भी ये लोग बचे रहते हैं, क्योंकि एक तो इनके पास सिक्योरिटी है, सेकेंड चीज सिक्योरिटी को ये कभी भी बेच के प्रिंसिपल और इंटरेस्ट रिकवर कर सकते हैं। अगर मैं ग्लोबली गोल्ड की डिमांड की बात करूं तो भारत और चाइना ये दोनों का डिमांड का शेयर अगर हम देखें तो 50% अकाउंट करता है ग्लोबल डिमांड के कंपैरिजन में। और 2019 में हमारे देश भारत का देखा गया कि ऑलमोस्ट 16% डिमांड भारत से आया है अगर ग्लोबल डिमांड की बात करें तो, ठीक है। तो ऐसे में गोल्ड की जो डिमांड है वो तो अच्छी खासी है, लेकिन इसका जो फाइनेंस का पेनिट्रेशन है ये बहुत कम है। तो अगर मैं हाउस होल्ड गोल्ड की बात करूं तो हाउस होल्ड गोल्ड की होल्डिंग्स तो बहुत ज़्यादा है हमारे देश में, लेकिन उसका सिर्फ 3.5% ही गोल्ड लोन आउटस्टैंडिंग है इस ऑर्गेनाइज सेक्टर में। तो गोल्ड तो हमारे पास बहुत है, लेकिन अगर उसका फाइनेंशियल पेनिट्रेशन या गोल्ड लोन का पेनिट्रेशन देखा जाए वो बहुत कम है। अगर मैं एनबीएफसीज के मार्केट शेयर की बात करूँ ना तो ऑर्गेनाइज सेक्टर के पास सिर्फ 35% ही मार्केट शेयर है, बाकी का 65% अनऑर्गेनाइज सेक्टर के पास है। मतलब जो अनऑर्गेनाइज प्लेयर्स होते हैं, जैसे ये छोटे छोटे जो सोनार होते हैं, ठीक है, इनको अनऑर्गेनाइज मार्केट बोलते हैं। तो ये मुथूट, मनप्पुरम और 1-2 बैंक्स की अगर मैं बात करूं तो उनका शेयर सिर्फ 35% है, बाकी का 65% इन अनऑर्गेनाइज प्लेयर्स के पास है। उसका एक रीजन भी है, ये जो अनऑर्गेनाइज प्लेयर्स है ये लोग एलटीवी इनका बहुत ज़्यादा होता है, तो जहाँ मुथूट आपको 60% या 75% मैक्सिमम तक लोन देगी,
वही ये लोग 90% 95% तक का लोन देते हैं। तो एलटीवी ज़्यादा है, इस वजह से कस्टमर मुथूट के पास ना जाके इनके पास जाए। फिर इनके पास ना डॉक्यूमेंटेशन की बिल्कुल ही ज़रूरत नहीं होती, बिल्कुल ही नो डॉक्यूमेंटेशन के बेसिस पे ये लोग लोन देते हैं। फिर फ्लेक्सिबिलिटी काफ़ी अच्छी होती है। तो इन रीजंस की वजह से अनऑर्गेनाइज सेक्टर के पास थोड़ा ज़्यादा मार्केट शेयर है। और ये जो ऑर्गेनाइज सेक्टर है ना, जैसे मुथूट हो गया, मनप्पुरम हो गया, ये ट्रस्ट और ब्रांड के बेसिस पे धीरे धीरे करके अनऑर्गेनाइज सेक्टर से मार्केट शेयर ले रही है। और ये जो एनबीएफसीज है ना, जैसे मुथूट और मनप्पुरम, ये बैंक्स के कंपैरिजन में ज़्यादा ग्रो हो रही है अगर मैं गोल्ड लोन सेगमेंट की बात करूँ तो, क्योंकि बैंक्स भी गोल्ड लोन देती हैं, ठीक है। लेकिन एनबीएफसीज का ग्रोथ यहाँ पे ज़्यादा है। क्यों? एक तो ज्योग्राफिकल इनका रीच बहुत अच्छा है। फिर बैंक्स जो है उनको डॉक्यूमेंटेशन ज़्यादा लगता है, वहीं ये जो मुथूट है इनको ज़्यादा डॉक्यूमेंटेशन लगता नहीं है। नॉर्मल गवर्नमेंट आईडीज़ पे ये लोग लोन दे देते हैं। और इनका जो लोन देने का टाइम है ना, वो बहुत ही फास्ट है, 10 मिनट में ये लोग लोन दे देते हैं, जहाँ पर बैंक्स घंटों लगाती हैं। फिर जो बैंक्स है ना, ये सिर्फ ऑर्गेनाइज्ड सेगमेंट को ही लोन देती हैं। जो अनऑर्गेनाइज सेगमेंट है, जैसे रूरल एरियाज़ के लोग या जिनके पास डॉक्यूमेंटेशन ज़्यादा नहीं है, वहाँ बैंक लोन देने में थोड़ा कतराती है, ठीक है। फिर उसके बाद बैंक के हर ब्रांच में आपको गोल्ड लोन नहीं मिलेगा, लेकिन मुथूट के हर ब्रांच में आपको गोल्ड लोन मिलेगा। हालांकि ये बहुत छोटी चीज़ है, लेकिन इससे भी फर्क पड़ता है। और फिर बैंक्स ना अपने एग्जिस्टिंग कस्टमर्स को ही लोन दे रही है। गोल्ड लोन की अगर मैं बात करूँ तो वहीं पे एनबीएफसीज जो है, ये मुथूट जो है, वो नए लोगों को भी लोन देती है। सो इन सारी रीजंस की वजह से ना मुथूट या ये जो एनबीएफसीज है, ये लोग ज़्यादा ग्रो कर रहे हैं। अच्छा, और एक चीज़, लोग गोल्ड लोन क्यों लेंगे? क्योंकि लोगों के पास तो दूसरे भी ऑप्शंस हैं, पर्सनल लोन है, लेकिन उसके कंपैरिजन में लोग गोल्ड लोन क्यों लेंगे, इसको भी समझते हैं। पर्सनल लोन के लिए आपको डॉक्यूमेंटेशन अगेन लगते हैं बैंक्स, क्योंकि पर्सनल लोन जब आप बैंक से लेते हो तो आपको डॉक्यूमेंटेशन लगता है, सिबिल स्कोर और ये सारी झंझट में आपको जाना पड़ता है। लेकिन गोल्ड लोन में ऐसा नहीं है, क्योंकि आप सिक्योरिटी दे रहे हो, वहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन भी ज़्यादा नहीं लगता है। फिर सेकंड चीज़, ये जो रूरल पॉपुलेशन है, जैसे मुथूट का अधिकतर जो लोन होते हैं वो रूरल एरिया से या रूरल पॉपुलेशन से होते हैं। तो ऐसे केस में जो रूरल पॉपुलेशन है, उनके पास ज़्यादा डॉक्यूमेंटेशन नहीं होता, ज़्यादा कुछ ट्रैक रिकॉर्ड नहीं होता, उनके पास सिर्फ गोल्ड होता है। सो ऐसे केस में वो पर्सनल लोन की तरफ ना जाते हुए वो गोल्ड लोन की तरफ जाते हैं। तो अगर मैं मुथूट फाइनेंस के मार्केट शेयर की बात करूं तो अराउंड 19% उसका मार्केट शेयर है। मुथूट और इंडियन बैंक लीडर्स हैं गोल्ड लोन फाइनेंसिंग में। पिछले 5 सालों का अगर आप डेटा देखोगे ना, तो गोल्ड टोनेज का ग्रोथ इतना नहीं बढ़ा है, ऑलमोस्ट 6 to 7% ही गोल्ड टोनेज का ग्रोथ बढ़ा है। क्यों ऐसा? क्योंकि यहाँ पर ना इनके जो ये मुथूट हो गया, एनबीएफसीज हो गया, इनका ब्रांचेस से इतना ग्रोथ नहीं हो रहा था, इनकी ब्रांचेस बहुत स्टैग्नेंट हो गई थी। फिर उसके बाद जो अनसिक्योर लेंडिंग है दूसरे फॉर्म्स के, जैसे पर्सनल लोन्स हो गया, या लोग गोल्ड लोन ऑप्ट ना करके लोग दूसरे लोन्स की तरफ जा रहे थे, तो उसके वजह से भी यहाँ पर ग्रोथ नहीं हुई। लेकिन कोरोना के बाद गोल्ड लोन कंपनियों ने काफ़ी अच्छी ग्रोथ दिखाई, हम आगे देखेंगे। आगे जाके हो सकता है मीडियम टर्म में अगर मैं बात करूं तो ये गोल्ड लोन कंपनियों को थोड़ा और ज़्यादा फायदा हो, क्योंकि लोग लोन अभी भी लेंगे कोरोना की वजह से। इसको हम आगे देख लेंगे। अब अगर मैं इनके कॉस्ट की बात करूं ना, क्योंकि ये जहां से पैसा रेस करते हैं उनको फ्री में पैसा नहीं मिलता, इनकी भी कॉस्ट ऑफ फंडिंग होती है। तो पिछले कई सालों से इनकी कॉस्ट ऑफ फंडिंग कम होती जा रही है। इसका एक रीज़न है ALM, पॉजिटिव ALM, एसेट लायबिलिटी मिसमैच। तो यहाँ पे इसको पहले समझते हैं। मान लो मैं किसी से लोन लेके आपको लोन दे रही हूँ, आप जो मुझे लोन चुकाओगे मान लो 5 साल बाद चुकाओगे, लेकिन मैंने जिससे पैसे लिए हैं उससे मुझे 2 साल में पैसे देने हैं। तो आपसे मुझे 5 साल बाद पैसे आएंगे, लेकिन मुझे तो उसको 2 साल में पैसे देने हैं। तो यहाँ पे एसेट लायबिलिटी मिसमैच की प्रॉब्लम हो गई। लेकिन यहाँ पर ना गोल्ड लोन कंपनियां जो हैं, जो ये एनबीएफसीज हैं, इनको ये जो गोल्ड लोन की एनबीएफसीज हैं, इनको ये एसेट लायबिलिटी की मिसमैच की प्रॉब्लम नहीं आती। क्यों? क्योंकि इनके जो गोल्ड लोन होते हैं ना, वो शॉर्ट टर्म के लिए होते हैं, जैसे 3 महीने, 6 महीने, 12 महीने मैक्सिमम। तो इस केस में ये लोग पैसे जो इनको वापस मिलते हैं वो शॉर्ट टर्म में वापस मिल जाते हैं। तो 3 महीने 6 महीने में इन्होंने जिनको उधार दिया है वो 3-6 महीने में इनको पैसे वापस दे देते, ठीक है। तो ऐसे केस में इनका जो एसेट लायबिलिटी मिसमैच है ना, वो पॉजिटिव है। तो इस वजह से, इस एक रीज़न की वजह से ये लोग कमर्शियल पेपर्स जो होते हैं, जो शॉर्ट टर्म के लिए होते हैं, वहाँ से ये लोग पैसा अच्छा खासा रेस कर लेते हैं। वहीं जो दूसरी एनबीएफसीज हैं जो ऑटो लोन्स देती हैं या पर्सनल लोन्स देती है,
उस केस में उनका सीपी से, कमर्शियल पेपर से बोरोइंग बहुत कम हो गया है। तो पिछले कुछ सालों में आपने देखा होगा कि बहुत सारे एनबीएफसीज का एसेट लायबिलिटी मिसमैच हो गया था। मतलब उन्होंने लोन तो दिए थे 5 साल के लिए, लेकिन जिससे लेके दिए थे उनको पैसा वो 2 साल में उनको वापस करना था। तो पैसा देना है उनको 2 साल में, लेकिन जहां से पैसा आने वाला है वो तो 5 साल बाद आएगा। तो ऐसे में एसेट लायबिलिटी मिसमैच की वजह से उनका कमर्शियल पेपर्स से बोरोइंग कम हो गया था। कमर्शियल पेपर्स के थ्रू वो पैसा कम रेज कर लिए थे, क्योंकि कमर्शियल पेपर शॉर्ट टर्म के लिए होते हैं। लेकिन वही ये जो गोल्ड लोन एनबीएफसीज है, क्योंकि इनका शॉर्ट टर्म टेन्योर होता है, तो ये लोग कमर्शियल पेपर से अच्छा खासा पैसा इन लोगों ने रेस किया था। फिर उसके बाद इनके जो बॉन्ड्स है ना, जो 11-12% पे ये लोग बॉन्ड्स रेस करते थे, अभी ये लोग 8-9% पे बॉन्ड्स रेस कर रहे हैं। तो बेसिकली जो हायर कॉस्ट वाले बॉन्ड्स थे उसको हटा के उन्होंने लोअर कॉस्ट वाले बॉन्ड्स रेस किए, तो यहाँ पर भी कॉस्ट ऑफ फंडिंग कम हो गई। फिर पॉजिटिव एसेट लायबिलिटी मिसमैच की वजह से, जैसे मैंने अभी आपको समझाया, उसके वजह से बैंक्स भी इनको बहुत कम दामों पे या बहुत कम रेट पे पैसा दे रही है। फिर ये लोग ऑफशोर लेंडिंग भी लेते हैं, मतलब बाहर के देशों से भी पैसा रेस करते हैं, तो उसके वजह से भी इनका कॉस्ट ऑफ फंडिंग बहुत कम हो गया है। तो आप देखोगे कि पिछले कुछ सालों से इनका कॉस्ट ऑफ फंडिंग बहुत कम होते जा रहा है। तो इसका क्या फायदा होगा? इसके 2 फायदे होंगे। एक तो इनके मार्जिन बढ़ेंगे, और मान लो जैसे मुथूट करता है कि इनके अगर कॉस्ट ऑफ फंडिंग कम हो गए ना, मतलब इनको अगर इनका जो बोरिंग कॉस्ट है वो कम हो गया ना, तो वो ये लोग कस्टमर को पास ऑन करते हैं। तो अगर इनको कम दाम पे पैसा मिल रहा है तो ये लोग कम दाम पे पैसा दूसरों को लेंड करते हैं। तो ऐसे केस में इनका वॉल्यूम बढ़ने का बहुत चांसेस होगा, राइट। सो ये एक बहुत ही अच्छी चीज़ है कि इनके कॉस्ट ऑफ फंडिंग बहुत कम होते जा रही है। सेम गोज विथ मनप्पुरम ऑल्सो। अब अपन इनके एनपीएस की बात करते हैं। इनके एनपीएस की अगर मैं बात करूँ ना, तो इनके एनपीएस नहीं ही होते हैं। इसको समझते हैं। पहले प्रोविजंस क्या होता है वो समझते हैं। देखिए, अगर मुझे लगता है, अगर मैं मुथूट हूँ, मुझे लगता है कि आगे जाके मुझे इन लोगों से या इतना पैसा जो मैंने लोन दे के रखा है वो मुझे वापस नहीं मिलेगा, तो मैं अभी से ही उसके लिए पैसे अलग कर दूंगी, मतलब उसको साइड में करके रखूंगी। ये मैं किससे करूंगी? जितना मेरे को प्रॉफिट हुआ है उसमें से मैं प्रोविजन बना के रखूंगी। मतलब सपोज मान लो मुझे 100 रुपया प्रॉफिट हुआ है और मुझे लगता है कि मुझे 20 रुपया आगे जाके नहीं आने वाला है, तो मैं उस 100 रुपए के प्रॉफिट में से 20 रुपया माइनस कर दूंगी, पहले ही मैं साइड में अलग से रख दूंगी। इसको बोलते हैं प्रोविजंस। तो मुथूट ने भी काफी प्रोविजंस किए हैं। अब ये जो प्रोविजंस है ना, ये एक्चुअल में लॉसेस नहीं होते हैं। क्यों? एक तो मैंने कहा कि गोल्ड लोन नॉर्मली लोग डिफॉल्ट नहीं करते हैं इमोशनल वैल्यू की वजह से, ठीक है। सो इनके जो प्रोविजंस है वो कभी भी लोन लॉस में नहीं कन्वर्ट होते हैं, लेकिन फिर भी ये लोग प्रोविजन करते हैं क्योंकि ये एनबीएफसीज हैं। तो एनबीएफसी, जो सारे एनबीएफसी को रूल लागू होते हैं वो इनको भी रूल लागू होते हैं कि आपको प्रोविजन करनी है, इतने सब स्टैंडर्ड एसेट्स पे या इतने एसेट्स पे आपको प्रोविजन करनी है। तो उस रूल की वजह से इनको प्रोविजंस करनी पड़ती हैं। तो जैसा मैंने कहा कि इनके एनपीएस एज सच है नहीं, लेकिन फिर भी आप जब इनकी बुक्स में देखोगे ना, आपको इनके एनपीएस दिखेंगे। क्यों? देखो, इसको समझते हैं। मान लो इनके किसी कस्टमर ने इनको पैसे नहीं दिए, मतलब लोन में डिफॉल्ट किया, तो इनके पास तो गोल्ड है, वो लोग बेच के ये लोग कभी भी पैसे रिकवर कर सकते हैं, लेकिन फिर भी इनके बुक्स में एनपीएस क्यों दिख रहे हैं? क्योंकि टेक्निकली एनपीएस नहीं दिखने चाहिए। देखो, उसका एक रीजन है। ये जो मान लो मैं मुथूट हूँ और कस्टमर ने मुझे लोन में डिफॉल्ट किया, ठीक है, उसकी ज्वेलरी अभी भी मेरे पास है। मान लो मैंने फरवरी में उसको लोन दिया था, मार्च अप्रैल मई में उसको वो लोन वापस करना था, लेकिन मई में उसने वो लोन वापस नहीं किया, लेकिन गोल्ड अभी भी उसका मेरे पास है। तो ऐसे केस में ना मैं क्या करूंगी? अब जैसे कि टाइम हो गया है, वो 3 महीने हो चुके हैं, तो मुझे वो एनपीएस दिखाने पड़ेंगे। मैं कस्टमर को क्या बोलूंगी? जैसे मुथूट नॉर्मली क्या बोलता है, जब मार्केट प्राइस बढ़ा हुआ होता है ना, गोल्ड का जब मार्केट बढ़ा हुआ है या प्राइस बढ़ा हुआ है, तो मुथूट ये बोलता है अगर किसी कस्टमर ने 50,000 रुपए का लोन लिया है, आज उसके गोल्ड की वैल्यू अगर हम बेचने जाए तो 60,000 आएगी। तो 60,000 में गोल्ड बेच के 50,000 हम रिकवर कर ले, 10,000 हमें कस्टमर को वापस ही करने हैं। तो हम ऐसे क्यों करें? तो हम कस्टमर को बोलते हैं कि आप टाइम लो और हमें पैसा वापस कर लो और अपनी गोल्ड लेके जाओ, हम आपका गोल्ड बेचेंगे नहीं। तो ऐसे में क्योंकि मुथूट के पास गोल्ड अभी भी अपने पास है और वो 3 महीने तो हो चुके हैं, वो जो टेन्योर है गोल्ड लोन का वो तो हो चुका है, तो ऐसे में मुथूट को अपने बुक्स में वो एनपीएस दिखाने ही पड़ेंगे, क्योंकि अभी तक उसने गोल्ड बेचा नहीं है। जब गोल्ड बेचा नहीं है,
उसके बुक्स में दिखा रहा है, एक्चुअल में अभी तक वो लॉसेस नहीं हुए हैं, क्योंकि गोल्ड जो है, जो प्रॉपर्टी है, वो सिक्योरिटी, वो तो अभी भी मुथूट के पास है। वो जब चाहे उसको बेच के पैसे रिकवर कर सकता है। तो मान लो अगर आगे जाके कस्टमर वो पैसा नहीं देता है, तो इनके पास वो गोल्ड है, वो लोग गोल्ड बेच लेंगे, प्रिंसिपल और इंटरेस्ट वो रिकवर कर लेंगे। तो ऐसे केस में वो एनपीएस वाइप आउट हो जाते हैं, मतलब वो एनपीएस नील हो जाते हैं। वो एनपीएस टेक्निकली एट द एंड ऑफ द डे वो एनपीएस कभी भी लॉसेस में कन्वर्ट नहीं होते, क्योंकि ये जब चाहे वो गोल्ड बेच के लोन रिकवर कर सकते हैं। तो ये एनपीएस सिर्फ आपको बुक में एनपीए दिख रहे हैं। आई होप मैंने आपको ये समझा लिया। अगर नहीं समझा तो कमेंट में लिख के भेजिए, मैं जरूर वहां पर आपको समझाने की कोशिश करूंगी। वही आप मनप्पुरम का देखोगे ना, वहां पे आपको एनपीएस देखने को मिलेंगे। क्यों? क्योंकि मनप्पुरम ने और भी कोई सेगमेंट्स में डाइवर्सिफाई किया है, जैसे माइक्रो फाइनेंस या होम फाइनेंस केस में, तो उसका 37% के आसपास वहां से रेवेन्यू आता है। तो जैसे कोविड के बाद आप देख रहे हो कि वहां पे लोग डिफॉल्ट कर रहे हैं, तो उस केस में आपको एनपीएस दिखेंगे। लेकिन मुथूट के केस में सिर्फ 11% ही दूसरे सेगमेंट से पैसा रेवेन्यू आता है। तो इस केस में ज्यादा एनपीएस है नहीं, क्योंकि 90 to 91% अभी भी इनका रेवेन्यू गोल्ड लोन से आता है। वहीं मनप्पुरम का 37% के आसपास दूसरे सेगमेंट से पैसा आने की वजह से वहां पे एनपीएस थोड़े ज्यादा है। और जैसे मैंने कहा कि मुथूट भी दूसरे सेगमेंट्स में आ रहा है। क्यों? क्योंकि जैसे एक्सेस कैपिटल है उनके पास, और ऑलरेडी उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर बिठा के रखा है, ब्रांचेस ऑलरेडी बिठा के रखे, तो ऐसे केस में ज्यादा भी पैसा है इनके पास, तो ये लोग दूसरे सेगमेंट्स में डाइवर्सिफाई कर रहे हैं, जैसे माइक्रो फाइनेंस हो गया, होम फाइनेंस हो गया। नॉन गोल्ड का शेयर 11% है। बेलस्टार माइक्रो फाइनेंस, इसके अगर हम नंबर्स देखें तो अच्छा ग्रोथ है। मुथूट होम फाइनेंस में भी ग्रोथ है। पैट, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, दोनों के केस में काफी अच्छा है। इनका अगर इन सेगमेंट से कलेक्शन भी देखें तो प्री कोविड लेवल से कम है, कंपैरिजन में कम है, क्योंकि कोविड के बाद बहुत लोगों ने डिफॉल्ट किया है। लेकिन अभी भी कलेक्शन रिकवरी है, लेकिन प्री कोविड लेवल से कम रिकवरी है। अगर मैं अब नेट इंटरेस्ट मार्जिन एनआईएम की बात करूं तो मुथूट का एनआईएम अच्छा रहा है। नेट इंटरेस्ट मार्जिन मतलब अगर मैं किसी से, मान लो किसी से लेके मैं आपको लोन दूंगी, तो मुथूट जिससे पैसे लेता है, मान लो वो 10% से पैसे लेता है और आपको वो 16% से दे रहा है, तो 6% ये मुथूट का एनआईएम हो गया, नेट इंटरेस्ट मार्जिन। तो मुथूट का आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि एनआईएम काफी अच्छा रहा है। अगर मैं कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो की बात करूं तो वो भी काफी अच्छा है, और आप देख रहे होंगे कि कॉस्ट ऑफ फंड्स जो है वो भी काफी कम हुआ है। अगर मैं कोविड की बात करूं तो कोविड के बाद, लॉकडाउन के बाद इन्होंने काफी अच्छी ग्रोथ दिखाई, क्योंकि जैसे सारी चीजें खुली, बिजनेसेस खुले, तो उनको वर्किंग कैपिटल की जरूरत पड़ी, तो उन्होंने गोल्ड लोन की तरफ ऑप्ट किया। पर्सनल लोन और बाकी सारे लोन्स क्यों नहीं? क्योंकि जो बैंक्स हैं वो थोड़ा झिझक रही थी लोन देने के लिए, और ऐसे केस में इनके पास कुछ सिक्योरिटी भी नहीं थी, जिसकी वजह से ये लोग अनसिक्योर्ड लोन लें, या जैसे पर्सनल लोन। तो इस केस में गोल्ड लोन की जो ग्रोथ है काफी अच्छी हुई, क्योंकि लोगों को पैसों की जरूरत थी, लिक्विडिटी क्रंच में थे, लोगों के पास सोना घर पे होता ही है, तो वो सोने को गिरवी रख के इन्होंने लोन लिया, तो काफी अच्छा ग्रोथ देखने को मिला है। अगर आप इनके क्वार्टरली रिजल्ट्स भी देखेंगे तो काफी बढ़िया क्वार्टरली रिजल्ट्स रहे हैं। और गोल्ड की प्राइस बढ़ने की वजह से भी कोरोना में, नॉर्मली नहीं, कोरोना के टाइम पे गोल्ड की, क्योंकि गोल्ड की प्राइस बढ़ी तो लोगों ने ज्यादा लोन लिया, क्योंकि अब लोगों को बहुत जरूरत थी। तो जब गोल्ड की प्राइस बढ़ी तो ये उनके लिए एडवांटेज था, क्योंकि उनको उसी ज्वेलरीज के बदले उनको ज्यादा पैसे मिले, तो इसके वजह से इनको काफी अच्छा ग्रोथ हुआ। अब अगर मैं इनके रिस्क की बात करूं तो पहला रिस्क तो मुझे नजर आता है वो है कॉन्सेंट्रेशन जो इनका साउथ इंडिया में है। तो अभी भी ऑलमोस्ट 60% इनका इनकम रेवेन्यू साउथ इंडिया से आता है। तो अगर इनको थोड़े और अच्छी ग्रोथ चाहिए तो इनको बाकी के एरियाज में, बाकी के रीजन्स में भी इनको अच्छी खासी ग्रोथ दिखानी पड़ेगी। दूसरा रिस्क मुझे ये लगता है कि ये जो गोल्ड की जो फ्लक्चुएशन है उसकी वजह से इनको काफी इफेक्ट हो सकता है। छोटा मोटा फ्लक्चुएशंस नहीं, लेकिन अगर ज्यादा फ्लक्चुएशन होता है गोल्ड में तो इनके रेवेन्यूज अफेक्ट हो सकते हैं। थर्ड रिस्क मुझे ये लगता है कि जैसे बैंक्स की तरफ से, अभी बैंक्स भी काफी एग्रेसिव हो रही है गोल्ड लोन्स की तरफ, तो हालांकि ये लोग एनबीएफसीज को काफी एडवांटेज है बैंक्स के कंपैरिजन में, लेकिन फिर भी बैंक्स थोड़े कम इंटरेस्ट रेट चार्ज कर रही हैं, तो उसके वजह से बैंक्स काफी एग्रेसिव हो रही है और इनको अफेक्ट हो सकता है। जैसे हाल ही में 31 मार्च 2021 तक
आरबीआई ने बैंक्स को अलाउ किया है एलटीवी 90% तक। तो ऐसे केस में बैंक्स ज़्यादा लेंड कर सकती हैं, वहीं एनबीएफसी का लेंडिंग जो है एलटीवी है वो 75% ही रखा है। सो ऐसे केस में अगर मुझे एनबीएफसी के पास जाना है और बैंक के पास जाना है, क्योंकि मुझे बैंक के पास ज़्यादा एलटीवी मिल रहा है, ज़्यादा लोन मिल रहा है मेरी ज्वेलरी पे एज कम्पेयर टू एनबीएफसी, मैं बैंक के पास जाऊंगी, क्योंकि अभी कोरोना के टाइम पे मुझे ज़्यादा पैसों की ज़रूरत है, राइट। सो ऐसे केस में हो सकता है इनको अफेक्ट हो, लेकिन मुथूट के जो एमडी है उनका कहना ये है कि बैंक्स 90% तक लेंड नहीं करेगी, क्योंकि अपने जो रिस्क है मैंने आपको बताया। आई डोंट नो क्या होगा, इसका कैसा इफेक्ट होगा मुझे नहीं पता, लेकिन ये एक रिस्क जरूर है। अब अगर इनके वैल्यूएशन की बात करें, वैल्यूएशन से पहले अगर मैं थोड़े आपको फाइनेंशियल नंबर्स बता दूं तो इनका आरओई काफ़ी अच्छा इंक्रीज हुआ है, इनके पैट नंबर्स बहुत अच्छे इंप्रूव हुए। अगर आप क्वार्टरली रिजल्ट्स भी देखोगे आपको दिख रहा होगा काफ़ी अच्छा इनका ग्रोथ हुआ है, क्योंकि कोरोना के टाइम पे जैसे मैंने कहा कि बहुत लोगों ने लोन लिए हैं और आगे जाके भी एक्सपेक्टेड है, जैसे कि अभी तक भी पूरे लोग रिकवर नहीं हुए हैं, अभी भी बहुत बिजनेस लॉसेस हैं, तो आगे जाके हो सकता है कि इनकी ग्रोथ और बढ़े। जैसे मैनेजमेंट भी बोलता है कि इनको एक्सपेक्टेड है कि अभी मीडियम टर्म में ग्रोथ लोन की ग्रोथ, गोल्ड लोन की ग्रोथ काफ़ी अच्छी बढ़ सकती है। और अगर इनके एडवांटेजेस देखें बैंक्स के कंपैरिजन में तो इनके काफ़ी अच्छे एडवांटेजेस है, सब कुछ अच्छा है जो कि हमने सब बात की। लेकिन फिर भी आज के वैल्यूएशन पे अगर मैं बात करूं तो मुझे ये थोड़ा महंगा लगता है। आई नो मैं बहुत कंजर्वेटिव हूँ वैल्यूएशन के मामले में, आई अग्री टू दिस। मैं ये नहीं बोलती कि मेरा वैल्यूएशन सही है, नहीं, आप वैल्यूएशन खुद करके देखिए, मैं ये सलाह दूंगी। लेकिन अगर मैं मेरी बात करूँ तो मैं थोड़ी कंजर्वेटिव हो जाती हूँ वैल्यूएशन के मामले में, मुझे और सस्ता, बहुत सस्ता चाहिए होता है। लेकिन अभी अगर आप इसका पीवी रेशो भी देखोगे ना, एवरेज पीवी रेशो, तो एवरेज पीवी रेशो के कंपैरिजन में ना ये थोड़ा मुझे ज़्यादा अभी लगता है कि मुझे कि ये थोड़ी महंगी है, क्योंकि अगर आप इसके एवरेज पीवी रेशो से कंपेयर करोगे तो अभी जो पीवी रेशो चल रहा है वो ज़्यादा है। जो ये फाइनेंशियल कंपनियां होती हैं जैसे बैंक्स हो गए, एनबीएफसी हो गई, इसमें पीवी रेशो देखा जाता है, मतलब पी रेशो देखना गलत नहीं है, लेकिन पी रेशो से ज़्यादा इधर पीवी रेशो देखा जाता है। तो यहाँ पे मुझे पीवी रेशो इसका करंटली थोड़ा ज़्यादा लग रहा है, मुझे अभी इस प्राइस पे ये थोड़ी महंगी लग रही है। हो सकता है कि मेरा वैल्यूएशन गलत हो, आप डिसाइड कीजिए कि इस प्राइस पे क्या आप एंटर करेंगे। मैं इस प्राइस पे तो एंटर नहीं करूंगी, आप अपने हिसाब से, आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर को या आप खुद भी इसका वैल्यूएशन एनालिसिस करके फिर ही एंटर करना। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। आज के लिए इतना ही, हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद एंड नमस्ते।